गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है ओशियनिक करंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि ओशियन करंट्स क्या होते हैं, महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं और उनके चलने के क्या कारण हैं। आई मीन वो कौन से रीज़न होते हैं जिस वजह से ओशियन का पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशियनिक करंट्स क्या होते हैं बेसिकली, ओशियन के जो महासागर हैं उनके सतह का जो जल होता है, याद रहे सतह का जल, यदि वो किसी एक निश्चित दिशा में गति करता है, किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो ऐसे जल को आप जो ऐसे मूव करते हो जल को आप बोलते हो महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, ओशियनिक करंट्स। ठीक, याद रहे यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है सतही जल की, सरफेस वाटर की, यानी कि ओशियन यानी समुद्र महासागर के सतह से हार्डली 400 या ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर नीचे की कहानी है ये। बस आप ये बिल्कुल ना सोचें कि समुद्र का पूरा पानी जो है उस दिशा में जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट यदि कोई सतह पर जलधारा चल रही है, महासागरी जलधारा, उसके ठीक नीचे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पानी बह रहा होता है। तो खैर इतना हमको जो है डीप में नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं महासागरी जलधाराएं। वो क्या होती हैं? सतह का जल यदि किसी समुद्र के सतह का जल यदि किसी एक दिशा में, डेफिनेट दिशा में चलने लगता है तो उसको आप महासागरीय जलधारा कहते हो। ये देखिए, अब ये कितने प्रकार की होती हैं महासागरी जलधाराएं, देखें। बात करूं मैं सेहत की या यूं कहें गति की, गति के आधार पर आप जो है ओशियनिक करंट्स को 3 टाइप्स में बांटते हो। पहला है आपका प्रवाह यानी कि ड्रिफ्ट, दूसरा है आपका करंट, धारा यानी कि करंट, और तीसरा है स्ट्रीम। इसको वृहद धारा भी बोलते हो आप। एक्चुअली क्या है, इतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है ये वर्ड स्ट्रीम, तो उसको हिंदी में भी स्ट्रीम लिख देते हैं। और ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो इसमें आप अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में एज इट इज़ लिख सकते हो, नो इशू। देखें, ड्रिफ्ट क्या होता है, प्रवाह क्या होता है। यदि समुद्र का पानी किसी, जैसे समुद्र का पानी जो है पवनों के प्रभाव, उसमें इन्फ्लुएंस में आके उन्हीं की दिशा में चल पड़े, उसे आप ड्रिफ्ट बोलते हो। यानी कि यहाँ पे जो जलधारा चल रही है, जलधारा, वो उसके चलने का प्रमुख कारण उसके ऊपर बह रही हवाएं हैं। हवाएं क्या करती हैं? समुद्र के सतह पर फ्रिक्शन अप्लाई करती हैं, तो पानी जो है हवाओं के साथ साथ उन्हीं के संग चल देता है। हालांकि उतनी स्पीड से नहीं चलता जितनी स्पीड से हवाएं चल रही हैं। टेक्निकली बात करूं, यदि कोई विंड जो है वो 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो इसका लगभग 10% कर लीजिए आप, जो है 5 किलोमीटर के आसपास उसकी स्पीड रहेगी पानी की। खैर इतना टेक्निकल मत पढ़िए आप, सिंपली जो है यदि हवाओं के इन्फ्लुएंस में आके पानी चलता है तो उसको आप ड्रिफ्ट बोलते हो। ठीक है, याद रहे ड्रिफ्ट की कोई जो सीमाएं हैं उनकी, वो डिसाइडेड नहीं रहती हैं और उसकी स्पीड बहुत स्लो रहती है। मैं बात करूं धारा की, करंट, तो जब किसी जो जलधारा है समुद्र की, उसकी जो है सीमाएं निर्धारित हो और जो है एक निर्धारित दिशा में गति कर रही हो, उसे आप करंट बोलते हो। याद रहे इन दोनों में फर्क जो है सिर्फ सीमाओं का है, कि सीमाओं का निर्धारण इसमें जो है डेफिनेटली क्लियर है कि इसकी अपर लिमिट कौन सी है, सदर्न लिमिट कौन सी है। दूसरी चीज, धारा की यानी करंट की स्पीड प्रवाह से ज्यादा होती है। बोले तो इसकी समथिंग 1.2 से लेके 2 किलोमीटर पर आवर होती है। इसकी हार्डली होती होगी 3 से 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल देने वाला हूं जस्ट आपको। स्ट्रीम क्या होता है? यदि समुद्र में उसकी सतह, सरफेस की बात कर रहे हैं, बहुत सारा जल, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा स्पीड से किसी एक दिशा में जा रहा है, तो उस जलधारा को स्ट्रीम बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या देखा कि स्ट्रीम की वेलोसिटी धारा से भी ज़्यादा है। इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा थी, धारा की इससे ज़्यादा थी, स्ट्रीम की इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, याद रहेगा आपको। एग्जाम्पल्स मैं दे दूं इनके, जैसे कि स्ट्रीम है, तो यहाँ पे अभी आप पढ़ोगे, ये यहाँ पे आप पढ़ोगे गल्फ स्ट्रीम, है ना, तो वो इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही धारा का, तो जलधाराएं तो अभी हम बहुत सारी पढ़ने वाले हैं। प्रवाह की अगर मैं बात करूं, ये ड्रिफ्ट की, तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये
लगभग 40 डिग्री के आसपास यहाँ पे जो है पूरा पानी वेस्ट टू ईस्ट दौड़ लगाता रहता है, ये ऐसे समुद्र का पानी, उसको आप ड्रिफ्ट बोलते हो, वो हवाओं की वजह से चल रहा है। ऐसे भी ऊपर भी सेम ऐसे ही जा रहा है ये, है ना। तो अभी पढ़ेंगे इसको, उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया अपना। सिमिलरली, अच्छा याद रहे जो सरफेस वाटर है उसके चलने का कोई एक कारण नहीं होता है, कई सारे कारण हो सकते हैं। तो आप जो है अभी इसमें ना फंसे नामों में, इधर आइए। तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे आप बोलोगे या तो कोल्ड करंट या वार्म करंट, ठंडी या गर्म जलधारा। कैसे पहचानते हैं ठंडी या गर्म जलधारा? निर्धारण कैसे होता है? देखिए, यदि कोई पानी जो बह रहा है वो अपने आसपास के एरिया की कंपैरिजन में यदि वो ठंडा है, सपोज यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है इस पास के एरिया का, और जहाँ से करंट जलधारा होती हुई बह रही है उसका टेम्परेचर कम है, तो इसको ठंडी बोलोगे। और ठीक इसके अपोजिट, यदि कोई जलधारा बह रही है, उसके पास का कोई एरिया है, इस एरिया का टेम्परेचर इस जलधारा से कम है, या यूं कहो इस जलधारा का तापमान अपने पास के स्थल भाग से ज़्यादा है, तो उसे गर्म जलधारा बोलोगे। ऐसा कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है कि इतने डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम गर्म बोलेंगे, इससे उससे नीचे हम ठंडा बोलेंगे, ऐसा कोई नहीं होता है। आप आसपास का जो लैंडमास है उससे कंपेयर करके देखते हो कि पानी ठंडा है या गर्म, ठीक है। और एक चीज़, इनको पहचानने की एक थोड़ा सा ट्रिक बता दूंगा मैं। होता क्या है, अब ये मैं बताऊंगा आपको। कुछ पानी, कुछ जलधाराएं इक्वेटर से पोल्स की ओर चल रही होती हैं, थंब रूल है, मान लीजिएगा कि वो गर्म ही होगी। और ऐसे ही कुछ जलधाराएं पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही होती हैं, वो ठंडी होंगी। ये ट्रिक होती है जो सिखाते हैं हम लोग। तो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, बस आने वाला है। देखिए अब जो है ये जलधाराएं चलती क्यों हैं, क्या कारण है कि समुद्र का पानी एक निश्चित दिशा में चल देता है? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं, इनको मेजरली मैंने 3 भागों में बांट दिया है, ठीक। पहला है पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा है समुद्री कारण, यानी समुद्र का जो पानी है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वजह से ही जो है सरफेस वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे चल पड़ता है, तो उसको मैंने समुद्री कारण बोल दिया है, या इसको मैं बोलूं इन सिटू रीजन। आई होप आपको मेरी हैंडराइटिंग पसंद आ रही हो। पानी के खुद की प्रॉपर्टीज की वजह से एक जगह दूसरी जगह पे चलना स्टार्ट कर देता है। दूसरा है एक्स सिटू, यानी कि ओशियन के अलावा और जो जो रीजन है उनको मैंने इस कैटेगरी में रखा है, जिनकी वजह से ओशियन का पानी चल पड़ता है। सबसे पहला देखो, पृथ्वी का घूर्णन। देखिए, आपको पता है आपकी अर्थ जो है वो कहां से कहां घूमती है, ये मैंने अर्थ बनाई है। अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इस घूमने की वजह से बहुत सारी कहानियां होती हैं। देखो, इस पृथ्वी के, अर्थ के पश्चिम से पूर्व घूमने की वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, यहां पर ठीक अपोजिट दिशा में बल लगता है, जिस वजह से जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, वहां पर पानी जो है उल्टी दिशा में चल देता है, ईस्ट टू वेस्ट चल देता है, ठीक है। ये देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको। आप लोगों के पास अगर एटलस हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं, एटलस में पीछे दिया रहता है ओशियनिक करंट्स का मैप। देखो, ये रहा इक्वेटर 0 डिग्री, है ना, ये पूरा जा रहा है 0 डिग्री यहाँ तक। ये मैंने बनाया है अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, और ये पैसिफिक बना दिया है मैंने, ये अमेरिका को यहाँ से यहाँ फिर बना दिया है मैंने, ठीक है। आई होप आप लोग जो है देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहा अपना 0 डिग्री इक्वेटर। तो अभी मैंने क्या बताया, अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट घूमने की वजह से जो इक्वेटर का पानी है इक्वेटर पे, वो ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम में चल पड़ता है। इसीलिए आप देखोगे सभी जगहों पर इक्वेटर के आसपास पूरी पृथ्वी पर जो पानी है वो वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट दौड़ लगा रहा है। ये पैसिफिक की बात करूं तो यहां भी सेम कहानी है, सेम कहानी है, यहां भी देख रहे हो हर जगह पानी वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। आप लोग जो है अपना एटलस उठा के देखना, पीछे उसमें ओशियनिक करंट्स का डायग्राम दिया होगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोल देते हैं,
उत्तरी विषुवत धारा, इसको बोल देते हैं दक्षिणी विषुवत धारा। दक्षिणी विषुवत धारा, ये उत्तरी का खेल थोड़ा इंडियन ओशियन में अलग है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। ये उत्तरी विषुवत धारा, दक्षिणी विषुवत धारा। इंग्लिश में इसको बोलते हो, मैं बोलता हूं NEC, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये है तुम्हारा साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये क्या हो रहा है, ये इसको मैं NEC बोलता हूं। NEC आपका हमेशा बह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। सिमिलरली SEC भी पूर्व से पश्चिम की ओर। ये क्यों बह रहा है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। ठीक, इसके अलावा एक और कहानी होती है, घूमने की वजह से कोरियोलिस बल पैदा होता है। कोरियोलिस फोर्स आपने पढ़ा होगा, आई बिलीव। वो क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी मूविंग बॉडी है उसको राइट हैंड साइड पे धकेल देता है, डिफ्लेक्शन पैदा करता है उसमें। तो ये तुम्हारा NEC है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है और इसमें दाहिनी तरफ डिफ्लेक्शन बनता ही रहेगा। इस डिफ्लेक्शन की वजह से आप देखोगे ये ऐसे आके इसमें मिल जाएगी, एक पूरा चक्र पूरा हो जाता है। इसको आप इंग्लिश में बोलते हो जायर। ठीक है, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में ये कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, किसी भी मूविंग बॉडी, जलधारा भी तो चलती हुई मूविंग बॉडी है ना, तो उसको क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड पर धकेल देता है। ठीक है, ये लेफ्ट पर धकेल दो उसको, लेफ्ट लेफ्ट। हर जगह आप देखोगे ये ऐसे एक जायर चल रहा होता है। ये यहां पे राइट चला जाएगा ये पानी, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये यहां पे आके इसमें मिल जाएगा, ये आपका नीचे मुड़ जाएगा, ये फिर ऐसे जाएगा, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है। तो आप देख रहे हो पृथ्वी के घूमने की वजह से दो चीजें हुई हैं। पहला, इक्वेटर पे जो पानी है वो पृथ्वी अर्थ की रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। और मूविंग बॉडी पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाहिनी तरफ डिफ्लेक्शन, सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं तरफ डिफ्लेक्शन। इस डिफ्लेक्शन की वजह से एक चक्र पूरा होता है जिसको जायर बोलते हो आप। ठीक है, एंड बाय द वे जो मैं ड्रिफ्ट पढ़ा रहा था वो ये है आपकी, इसको आप क्या बोलते हो, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पश्चिमी प्रवाह, है ना, पश्चिमी प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये हवाओं की वजह से पानी ऐसे दौड़ लगा रहा है पूरे पृथ्वी पर, है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों है ये आप पढ़ा होगा आपने, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास बहुत कम है, जिस वजह से जो विंड्स हैं वो यहाँ बहुत तेज़ी से चलती हैं और उनकी वजह से पानी जो है उन्हीं के साथ चल देता है। उसे क्या बोलोगे, ड्रिफ्ट बोलोगे। और ये कहाँ से चल रहा है, वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है, तो उसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोल देते हैं आप, पश्चिमी प्रवाह। ठीक है, तो ये तो हुआ पृथ्वी के घूर्णन की वजह से सरफेस आपने चलता हुआ देखा, सतह का पानी। ठीक है, अगला कारण है समुद्री कारण। समुद्र का जो पानी है, जो ओशियन का वाटर है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से भी सरफेस वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने पर मजबूर हो जाता है। एकमात्र रीजन है घनत्व, यानी कि डेंसिटी। दिख रहा है डेंसिटी, ये मैंने लिख दिया, आई होप दिख रहा हो। डेंसिटी, घनत्व की वजह से पानी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चल देता है। होता क्या है, ये डी फॉर डेंसिटी। डेंसिटी किसी जगह की ज़्यादा होती है, किसी जगह की कम होती है। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे कारण होंगे, बताऊंगा भी एक एक करके। हमेशा सरफेस वाटर क्या करता है, कम डेंसिटी से अधिक डेंसिटी की ओर दौड़ लगाता है। ठीक है, याद रखना हमेशा। देखो क्या होता है, देखो डेंसिटी होता क्या है कि, देखो क्या होता है, डेंसिटी जो है ये किस तरह से अफेक्ट करती है। पानी जो है हमेशा कम डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी कम होगी, और ये डेंसिटी ज़्यादा, ऐसे बना दिया मैंने। पानी, सरफेस वाटर हमेशा कम डेंसिटी से अधिक डेंसिटी की ओर दौड़ लगाएगा। होता क्या है, ये जो डेंस वाटर होता है ये भारी होता है और इसमें टेंडेंसी होती है नीचे बैठने की।
और ये जो हल्का पानी है इसमें फूलने की प्रॉपर्टी होती है, बोले तो एक्सपेंशन की। ओहो, स्टोरेज रनिंग आउट। तो क्या होता है, इस वजह से जो पानी है आपका, देखिए ये हाई डेंसिटी वाटर है, नीचे सिंक करा, ये लो डेंसिटी वाटर है, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा। इस वजह से क्या रहेगा, यहाँ पे आपने देखा एक स्लोप बन गया, ग्रेडियंट है ना। तो उस स्लोप को फॉलो करते हुए पानी उस दिशा में चल देगा। तो हम इसलिए कहते हैं सरफेस वाटर सदैव कम डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर चलता है, ठीक है। और इसके नीचे ठीक पानी जो है इसको कंपनसेट करते हुए ऐसा चलेगा। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले बोला था कि जो सरफेस वाटर चलता है, यानी कि करंट चल रही होती हैं जलधाराएं, गहराई में जाओगे जस्ट उनके अपोजिट डायरेक्शन में जलधाराएं चल रही होती हैं। बट हम लोग जो है अध्ययन सिर्फ इसका करते हैं, हम लोग जो है इसका अध्ययन करते हैं, सरफेस वाटर का, ठीक। तो घनत्व तो भैया किन किन कारणों से कम ज्यादा होता है, तापमान। यदि टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, तो फिर नीचे बैठेगा पानी। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें एक्सपेंशन की जो है टेंडेंसी होगी, तो वो थोड़ा सा फूल जाएगा। तो क्या होगा, एक स्लोप बन जाएगा। तो टेम्परेचर की वजह से आपने देखा, ये आप देख रहे हो, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ ज़्यादा जो है धूप पड़ती है, ठीक है। और ये आपके ठंडे क्षेत्र हैं, यहाँ कम धूप पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ का पानी जो है डेंस है, वाटर नीचे बैठेगा, यहाँ का पानी एक्सपेंड करेगा तो वो चल देगा स्लोप के, ये जो जहाँ पे ग्रेडियंट है उस दिशा में, यानी ठंडे की तरफ, ठीक है। लवणता, सैलिनिटी, ये भी बहुत इफेक्ट करती है। सैलिनिटी ज्यादा होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी, सैलिनिटी कम होगी तो डेंसिटी कम होगी। तो क्या होता है, और फिर अगेन हाई डेंसिटी वाटर नीचे बैठेगा और लो डेंसिटी वाटर एक्सपेंड करेगा। तो यानी कि क्या देखा मैंने, पानी जो है लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर दौड़ लगाता है। यही कारण है कि ये आप देख रहे हो, ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ये अपने आसपास के पानी की तुलना में ज़्यादा खारा है। तो क्या होता है, ये इसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, लवणता ज़्यादा है, तो ये पानी नीचे बैठने लगता है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए आसपास का पानी दौड़ लगा देता है इसके अंदर। तो इसलिए आज देखो जिब्राल्टर जल संधि पढ़ते हो आप, जिब्राल्टर स्ट्रेट, तो यहाँ पे पानी हमेशा जो है अटलांटिक से मेडिटेरियन की ओर भागता हुआ दिखाई देता है, चलता हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि लवणता ज़्यादा होने की वजह से ये पानी नीचे बैठने लगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। इस वजह से आसपास का पानी इस ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए अंदर आ गया। सिंपल सी बात है। एक अगला है इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि जो आपका मीठा पानी है उसकी अगर कहीं आपूर्ति हो रही है तो वहां पे क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। समझ रहे हो आप।